आज की क्लास में बात करते हैं रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में। तो देखो इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में देखा। उसमें क्या होता है, हम किसी भी कंपाउंड को क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन के साथ अरेंज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर। वो बोलता क्या है, आप कुछ भी करो, कंपाउंड के जितने भी एटम्स हैं उनकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना दो, यही बोलता है। तो देखो अगर हम बात करें ओजोन की, ठीक है, ओजोन O3, तो उसको हम दो तरीके से लेविस डॉट स्ट्रक्चर के तहत रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो 1 2 3 ऑक्सीजन ओजोन के हो गए। पहला स्ट्रक्चर हम ऐसा बना रहे हैं जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इस ये ऑक्सीजन इनके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ऑक्सीजन इनके साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब इनके अगल बगल जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको भी काउंट करते हैं, लिख देते हैं। तो देखो इनके पास इस समय कितने इलेक्ट्रॉन है, ये दो और दो चार इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉन्ड बना है, दोनों बॉन्ड मिलके कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब इनके अंदर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन और, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन और रहे होंगे। और इनकी बात करें तो इन्होंने सिर्फ एक बॉन्ड बनाया है, मतलब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाला है। मतलब इनके अंदर वाले सेल में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन और रहे होंगे। इनकी बात करें तो इन्होंने 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले अपने पास रखे हुए हैं, शेयरिंग वाले। तो इनके पास अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसको क्या बोलते हैं, हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करना बोलते हैं। तो देखो जो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का लेंथ होता है वो होता है 148 पिकोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये बॉन्ड लेंथ कितना होना चाहिए, 148 पिकोमीटर। और जो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का लेंथ होता है वो होता है 121 पिकोमीटर। मतलब ये लेंथ कितना होना चाहिए, 121 पिकोमीटर। मतलब ये वाला बॉन्ड लेंथ अलग तरह का होना चाहिए, अलग लेंथ का। ये वाला बॉन्ड लेंथ अलग तरह का होना चाहिए, अलग लेंथ का होना चाहिए। अब क्या करें हम, अगर रिवर्स कर दें, मतलब क्या, जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहां पे सिंगल बॉन्ड बना दे, 1 2 3 ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखो पहले इनके पास क्या था, सब डबल बॉन्ड था, तो अब क्या करते हैं, सिंगल कर देते हैं। और दूसरे के साथ क्या कर देते हैं, डबल बॉन्ड कर देते हैं। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दो, तो देखो यहाँ पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके पास अंदर कितने, 6 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के, तो अंदर भी 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इनके पास तो वही 2 इलेक्ट्रॉन अंदर है ही है। तो देख क्या हुई, ये क्या स्ट्रक्चर 2 मान लेते हैं। इसमें भी क्या है, जो कार्बन कार्बन डबल लेंथ, कार्बन कार्बन डबल डबल बॉन्ड है वो 121 पिकोमीटर होता है। और सिंगल बॉन्ड का लेंथ 148 पिकोमीटर होता है। ऐसा थ्योरेटिकल हमने सोचा, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा ये बोलता है कि ओजोन के अंदर हर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं और 128 पिकोमीटर के होते हैं। क्या, देखो वैसे क्या दिख रहा है कि डबल बॉन्ड 121 का होगा, सिंगल बॉन्ड 148 का होगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड 121, सिंगल बॉन्ड 148 का होगा। ये हमने पेन पेपर पे बात की। लेकिन एक्सपेरिमेंटल डाटा ये बोलता है कि ओजोन के अंदर जो सभी बॉन्ड लेंथ है वो इक्वल होते हैं और 128 पिकोमीटर के होते हैं। और इस वाले जो 128 पिकोमीटर होंगे, इस स्ट्रक्चर को हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे चीजों को डील करने के लिए हमारे पास क्या आया, रेजोनेंस आया। जैसे हम बात करें इनकी, स्ट्रक्चर हम 3 बनाए 128 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ का, तो आपके ऑक्सीजन तीनों वैसे ही रहेंगे और सभी के साथ सिंगल बॉन्ड लगा होगा। और जो डबल बॉन्ड दो एक के पास था वो डबल बॉन्ड दोनों के पास आएगा। कैसे आएगा, डैशेस के कंडीशन, ऐसे डैशेस के रूप में। मतलब क्या, इसके पास भी काउंट होगा, उसके पास भी काउंट होगा। इस टाइम पे जो बॉन्ड लेंथ होगा वो होगा 128 पिकोमीटर, और जो क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, लेविस डॉट स्ट्रक्चर आपका फेल हो गया। क्यों, क्योंकि एक किसी एक मॉलिक्यूल का, कौन सा मॉलिक्यूल, ओजोन को हम एक से ज्यादा तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इनका देखो एनर्जी नियरली इक्वल ही होगा, क्योंकि इसमें भी एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, इसमें भी एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है, एनर्जी भी इक्वल होगा। तो हम जब डिफ्रेंशिएट ना कर पाए कि कौन सा फॉर्म सही होगा, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिजोनेंस का सहायता लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रिजोनेंस का सहायता लेते हैं। तो अब इस टाइम पे जो सबसे मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, कौन सा होगा, ये वाला जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, इसको हम बोलते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। क्या, रिजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड, ठीक है। ये क्या होता है, पूरे इसमें 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 तीनों स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा क्या होता है, मोस्ट स्टेबल
फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर होता है किसका, ओजोन का। और इन दोनों की बात करें तो इन स्ट्रक्चर 1 और 2 को हम बोलते हैं कैनोनिकल या रिजोनेंस फॉर्म। क्या, कैनोनिकल, नोनिकल या रिजोनेंस फॉर्म, रिजोनेंस फॉर्म। और जो आपका स्ट्रक्चर थर्ड है वो क्या कहलाता है, रिजोनेंस हाइब्रिड। मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड। और इनके कैनोनिकल फॉर्म कौन कहे जाएंगे, जो इनके इंटरमीडिएट में आएंगे। इंटरमीडिएट का मतलब बीच वाला जो टर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो देखो रिजोनेंस को हम क्या करते हैं, ऐसे डबल बॉन्डेड एरो से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऐसे डबल बॉन्डेड एरो से रिजोनेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या है, इंटरमीडिएट फॉर्म है। और ये क्या है, आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा बोलता है वो यही बोलता है कि ओजोन आपका इसी फॉर्म में हमेशा स्टेबल रहता है या हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो देखो रिजोनेंस आपको देता क्या है, रिजोनेंस आपको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसको रेजोनेंस क्या रहता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। मतलब कुछ यहाँ पे इनस्टेबिलिटी है। और यहाँ पे कभी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। मतलब क्या, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल है, मतलब जो भी लेंथ होगा इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के बीच वही लेंथ होगा इस न्यूक्लियस के बीच। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सभी ऑक्सीजन के बीच होगा वो इक्वल होगा। मतलब ये फॉर्म मोस्ट स्टेबल हो गया। ठीक है, तो रेजोनेंस आपको क्या देता है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, इसको नोट करो। तो देखो according to the concept of resonance, whenever a single Lewis structure cannot describe a molecule accurately, जब क्या होता है, कोई सिंगल लेविस स्ट्रक्चर किसी मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं कर पाता, तब क्या होता है, हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्ट्रक्चर को बनाने लगते हैं। जैसे क्या किया हमने ओजोन के केस में किया, 2 स्ट्रक्चर बनाया था। ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर एनर्जी, दोनों का एनर्जी, जो हमने स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड बनाया था उनका एनर्जी भी सेम था। एक में सिंगल बॉन्ड, एक में डबल, एक में सिंगल, एक में डबल बॉन्ड था। ठीक है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई और दोनों में सभी जो न्यूक्लियाई का पोजीशन था वो भी सेम था। पहला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या था, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड। देखो तीनों न्यूक्लियाई इसी पोजीशन पे थे। और दूसरे केस में भी यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर भी न्यूक्लियाई का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। जहाँ पे न्यूक्लियस थे, न्यूक्लियस कहाँ पे होंगे यार, जहाँ पे ये ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के बीच में ही ना न्यूक्लियस होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो पोजीशन है हमेशा सेम ही होते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस टाइम पे जब क्या होता है, आपके एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर हम बनाने लगते हैं, तब जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या बोला था, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। किसका, और उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, of the hybrid which describe the molecule accurately। जो हमने तीसरा स्ट्रक्चर बनाया था वो क्या था, रेजोनेंस हाइब्रिड। मतलब क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर था। तो जब क्या होता है, आपके एक से ज्यादा लेवल स्ट्रक्चर हम बनाने लगते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। किसका, उसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर का। ठीक है, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है, किसी मॉलिक्यूल को अच्छे से क्या करता है, एक्यूरेटली डिस्क्राइब करता है। ठीक है, और जो आपके रीजन क्या बोलते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, या जो 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 कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं या जो रिजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो मॉलिक्यूल को, वो किसी मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिफाइन नहीं करते। ठीक है, तो इतना नोट करो। बात करते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस के बारे में। तो हमारा पहला कंडीशन है, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, ऑल द canonical forms should have same atomic position, same atomic positions। जैसे हम क्या करें, ओजोन के अंदर बात करें तो ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन है और सभी का जो एटॉमिक पोजीशन है कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या है, सेम है। ठीक है, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स शुड हैव सेम एटॉमिक पोजीशन। इसमें भी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ ऑक्सीजन पोजीशन पे है। इसमें बात करें, इसमें भी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ ऑक्सीजन पोजीशन पे है। ये सिर्फ डिफर क्या कर रहे हैं, अपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, they should differ, they should differ only in position of
इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म्स की बात चल रही है। इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो जैसे इस वाले पहले कैनोनिकल फॉर्म की बात करें तो इसमें देखो इस ऑक्सीजन के पास, जैसे हम इसको ऑक्सीजन ए पर बोल दे, इसको बी, इसको सी बोल दे, ये ए, ये बी, ये सी। तो बी ऑक्सीजन की बात करो तो इसके पास देखो अभी 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए। तो वही लिखा हुआ है कैनोनिकल फॉर्म में क्या होंगे, आपकी जो नंबर ऑफ आटम होंगे, आटम का पोजीशन होगा वो सेम होंगे, बस ये डिफर क्या करेंगे अपने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे। इसमें देखो क्या हुआ है, इसने 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रखे हैं, और क्या किया है अपने यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, यहाँ पे इसके 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास रहे होंगे, ये ऑक्सीजन का ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अपने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये रखा हुआ है, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, बॉन्ड बनाने में यूज किया। और यहाँ पे देखो इसने क्या किया हुआ है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, बॉन्ड बनाने में यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या सिर्फ डिफर करेंगे अपने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिफर करेंगे, ठीक है। तो नोट करो पहले पॉइंट को। तो देखो तो हमारा दूसरा कंडीशन है, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म शुड हैव सेम नंबर ऑफ, से नीचे दिख रहा है ना, हाँ, नंबर ऑफ पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी कैनोनिकल फॉर्म होंगे उनके अंदर जितने भी पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे पहले फॉर्म की बात करें तो इसमें कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पेयर्ड का मतलब जो बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं, देखो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं जो बॉन्ड बनाने के अंदर यूज हुए हैं, और अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, ठीक है। अगर हम सेकेंड स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें देखो उसमें भी 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर भी क्या हुए हैं, पेयर्ड है, मतलब बॉन्ड बनाने में यूज हुए हैं। और अनपेयर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसके अंदर भी जो आपके 12 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, अनपेयर्ड है। तो ये क्या होता है, कंडीशन होता है किसी भी रिजोनेंस का, कि जितने भी कैनोनिकल फॉर्म होते हैं किसी भी एक मॉलिक्यूल के, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बने थे, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के अंदर जितना भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, हमेशा ये सेम रहेंगे, ठीक है। इनको नोट करो, रफ करते हैं। एक पॉइंट और है उसको भी यहीं पे देख लो, जितने भी आपके कैनोनिकल फॉर्म होते हैं, ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स should have same energy, should have सेम एनर्जी, ठीक है। इसको भी नोट कर लो। देखो जो पहला आपका इसकी एग्जांपल की बात करें तो इसमें एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, मतलब इसका एनर्जी कुछ होगा। इसमें भी एक डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, मतलब जो इनका एनर्जी होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एनर्जी क्यों सेम क्यों होगा, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स सेम है। इसमें एक डबल एक सिंगल, एक डबल एक सिंगल, ठीक है। तो नोट करो इनको। बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। तो देखो अभी हमने ओजोन के एग्जांपल में एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया था और उसके 2 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनाए थे। तो देखो जो आपके हाइब्रिड स्ट्रक्चर का हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा, मतलब जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर को बनाने में यूज होगा अमाउंट ऑफ हीट, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, उनके कैनोनिकल स्ट्रक्चर से, ठीक है। अगर अगर हम क्या करें उसी हाइब्रिड स्ट्रक्चर के हीट ऑफ फॉर्मेशन और कैनोनिकल के मोस्ट स्टेबल हीट ऑफ फॉर्मेशन का डिफरेंस लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रेजोनेंस एनर्जी मिलेगा, ठीक है। लिखो पहले फिर समझाते हैं, ठीक है। तो द हीट ऑफ फॉर्मेशन, पहला पॉइंट है हमारा, द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ the heat of formation of a resonance hybrid is more than of a resonance hybrid is more than calculated of any of its canonical forms.
फॉर्म्स, ठीक है। अगर हम क्या करें, ये हमने क्या किया, जो हमने थर्ड स्ट्रक्चर बनाया था ओजोन का, वो क्या था, हाइब्रिड स्ट्रक्चर था। और जो आपके फर्स्ट और सेकंड थे वो कैसे थे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर थे, ठीक है। तो जो इसको बनाने में अमाउंट ऑफ हीट यूज होगा वो हमेशा क्या होगा, मोर होगा, किसके कंपैरिजन में, या तो इसको हम बनाए या इसको बनाए उसके कंपैरिजन में, ठीक है। और अगर हम क्या करें, इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन को, इसके हीट ऑफ फॉर्मेशन में से इनके या फिर इनके, सपोज कर लो हमने क्या किया, थर्ड माइनस फर्स्ट कर दिया या थर्ड माइनस सेकेंड कर दिया, क्या, हीट ऑफ फॉर्मेशन, किसी इनको बनाने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज होगी उसको क्या बोलेंगे, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अगर इसको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास क्या आता है, रिजोनेंस एनर्जी आता है, क्या, रिजोनेंस एनर्जी आता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लेते हैं, द डिफरेंस is known as resonance energy, ठीक है। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम, रिजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। और देखो, जितना ज्यादा आपका रिजोनेंस एनर्जी होगा वो उतना ज्यादा आपका मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। जितना ज्यादा ये डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा अपना मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो ग्रेटर will be resonance energy will be resonance energy greater will be molecule stable, greater will be molecule stable, ठीक है। चलो इनको नोट करो, थोड़े आगे की बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में बात करते हैं बॉन्ड डिस्टेंस के बारे में। तो देखो, जो आपके कैनोनिकल फॉर्म में बॉन्ड डिस्टेंस होता है और जो आपके हाइब्रिड फॉर्म में बॉन्ड डिस्टेंस होता है, वो क्या होता है, बॉन्ड डिस्टेंस का मतलब बॉन्ड लेंथ, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वही हमारा सेकंड पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस के बारे में, ठीक है। द बॉन्ड डिस्टेंस इन द resonance hybrid is different from the canonical bond distance, ठीक है, बॉन्ड डिस्टेंस, ठीक है। नोट कर लो इसको भी। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है हमारे डाइपोल मूवमेंट के बारे में, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, हमने देखा था कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर, क्या, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो आपका परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर होता है उसको कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, डाइपोल मूवमेंट से। डाइपोल मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब किसकी इक्वल होता है, Q इंटू डी। Q क्या होता है, चार्ज, और डी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसे बात करें, कोई ए बी न्यूक्लियस है, ए बी आटम है, तो उनके बीच में न्यूक्लियस होगा, तो उनके न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, हाइब्रिड वाले ऐसे ऑक्सीजन सॉरी, ओजोन में क्या था, जो आपके हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर था उसका सभी बॉन्ड लेंथ क्या था, 128 पिकोमीटर का था, ठीक है। और जो आपके कैनोनिकल स्ट्रक्चर थे फर्स्ट एंड सेकेंड, उसमें क्या था, जो सिंगल बॉन्ड था उनका बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर था, और जो आपके डबल बॉन्ड थे उनका बॉन्ड लेंथ कितना था, 121 पिकोमीटर। तो देखो यार, ये आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो डी पे डिपेंड करता है, मतलब न्यूक्लियस से न्यूक्लियस के डिस्टेंस पे। तो देखिए, इनमें की बात करें तो इनमें जो होगा डाइपोल मोमेंट होगा वो एकदम सेम आएगा। देखो इसमें डाइपोल मोमेंट कभी ज्यादा आएगा कभी कम आएगा। ओवरऑल अगर बात करें तो जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा आपका कैनोनिकल फॉर्म का, वो हमेशा कम होगा, किससे, हाइब्रिड फॉर्म से, ठीक है। तो कहते देखो, ये Q इंटू डी डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इसमें डिस्टेंस की बात करें तो हमेशा 128 पिकोमीटर होगा, लेकिन इसमें कभी 148 जाएगा कभी 121 जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, थर्ड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट था, वही हमारे पास थर्ड पॉइंट है, द डाइपोल मोमेंट
of resonance hybrid is more than that of, तो थोड़ा सा रफ कर दे इसको, ठीक है। The dipole moment of resonance hybrid is different from the is different from the calculated canonical forms, canonical फॉर्म्स, ठीक है। इसको नोट करो। इसके साथ ही हमारा रेजोनेंस और रेजोनेंस एनर्जी कंप्लीट होता है, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। कमेंट आपके पास कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, इंस्टा आईडी दे दी गई है, फेसबुक पे अगर आप कंफर्टेबल है तो आप वहां पे पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।